Assalamu alaikum friends, welcome to Housewife Tales. Please subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया किस्तवार नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है रपुंज़ल। इसको लिखा है तंजीला रियाज ने। ये इसकी पहली किस्त है। रपुंज़ल रपुंज़ल अपने बाल बिखराओ ताकि मैं इनके ज़रिए तुम तक आऊँ। शहज़ादे ने बाआवाज़ बुलंद सदा लगाई ताकि रपुंज़ल इसको सुनकर अपने बाल किले की खिड़की से नीचे फेंक दे। उसने 7 साला बेटी के बालों में उंगलियां फेरते हुए उससे कहा। वो उसे रपुंज़ल की कहानी सुना रहा था। महर इन्हिमाक से उसको सुन रही थी। उसे कहानियाँ सुनने का बेहद शौक़ था, इसीलिए वो अपने बाबा से रोज़ाना एक कहानी ज़रूर सुनती। ये कहानियाँ आम तौर पर बहादुर और निडर इंसानों की ज़िंदगी पर मुश्तमिल होती थी। ये पहली बार था कि पापा उसे किसी ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे थे जो वक्त गुजरने पर शहज़ादी बन जाती। महर को इस कहानी में बेहद दिलचस्पी महसूस हो रही थी। स्कूल के फैंसी ड्रेस शो में वो इस बार शहज़ादी रपुंज़ल बनने वाली थी और इसलिए उसने पापा से ख़ास तौर पर फरमाइश की थी कि वो उसे ये कहानी सुनाए। क्या रपुंज़ल के बाल इतने लंबे और मजबूत थे? महर ने उन्हें टोक कर पूछा था। उसे अपनी उम्र के मुताबिक इस तरह का सवाल पूछने की आदत थी। हाँ, बहुत मजबूत। तभी तो इनकी मदद से शहज़ादा उस तक पहुंचा था। इस किले में ना कोई सीढ़ी थी ना दरवाज़ा। रपुंज़ल के बाल वो वाहिद ज़रिया थे जो रपुंज़ल का राब्ता बैरूनी दुनिया से कायम करने में इसकी मदद करते थे। वो यकीनन बहुत मजबूत थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? महर को मज़ीद सुनने की भी जल्दी थी। शहज़ादा हर रोज़ इसी तरह किले के नीचे आके खड़ा हो जाता। रपुंज़ल अपने बाल नीचे की जानिब फेंकती और शहज़ादा ऊपर आ जाता। वो उसे बाहर की दुनिया की दिलचस्प बातें बताता कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। वहाँ रंग ही रंग हैं, भांत भांत के लोग हैं, मज़े मज़े के खाने हैं। रपुंज़ल बहुत बातें सुनती और इसका इश्तियाक बढ़ता जाता। धीरे धीरे वो अपनी महदूद ज़िंदगी से उकताने लगी और फिर एक दिन बूढ़ी कुबड़ी जादूगरनी को शहज़ादे के मुतालिक पता चल गया। उसने आवाज़ को पुरस्कार बनाते हुए कहा। महर की आंखें फैल सी गईं। फिर क्या हुआ पापा? क्या जादूगरनी ने रपुंज़ल को मारा? क्या वो रपुंज़ल से बहुत नाराज़ हुई? क्या उसे बहुत बुरा लगा? महर ने पूछा था। वो कहानी सुनाता सुनाता यकदम चुप हो गया। उसे कुछ याद आया। उसने ये कहानी एक बार पहले भी किसी को सुनाई थी। इसी रात के पिछले पहर किसी भूली भटकी याद ने उसे आ सताया था, एक पुरानी सुनी हुई गज़ल की तरह जिसका कोई मिसरा जहन में अचानक ही गूंजने लगे, मगर ये याद ना आए कि ये गज़ल कहाँ सुनी थी, कब थी और अगला मिसरा क्या था। उसे बुरा ये नहीं लगा कि शहज़ादा इसी तरीके से रपुंज़ल तक क्यों पहुंचा जिस तरीके से वो पहुंचा करता था, बल्कि उसे ये बुरा लगा कि रपुंज़ल ने इसकी मर्ज़ी के बग़ैर शहज़ादे को किले में आने ही क्यों दिया। वो शहज़ादी से नाराज़ भी हुई और सज़ा के तौर पर उसके बाल काट दिए। फिर पापा? महर टोकती ज़रूर थी। जब शहज़ादा दोबारा रपुंज़ल से मिलने किले तक आया और उसे अपने बाल नीचे रहलाने के लिए कहा, तो जादूगरनी ने वही कटे हुए बाल नीचे फेंककर शहज़ादे को ऊपर बुलवा लिया। वो रुक रुक के कहानी सुनाता था और साथ ही महर के चेहरे के तासुरात भी देखता जाता था कि आया उसे समझ में आ भी रहा है या नहीं। वो इस मुकाम तक पहुंचा ही था कि साइड टेबल पर पड़े सेल की बीप बजी। उसने महर को लेटे रहने का इशारा करते हुए फ़ोन उठा लिया। तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था, उसने कहा। दूसरी जानिब से हैरान कुन आवाज़ सुनाई दी। मेरा जिक्र? इस वक्त? तुम दोनों मुझे मिलकर बददुआएं दे रहे थे क्या? नहीं, मैं महर को रपुंज़ल की कहानी सुना रहा था तो मुझे तुम याद आ गई, वो बशाशत से बोला। मैं? रपुंज़ल की कहानी में? वो हैरान नहीं थी और वो जानता था कि वो हैरान नहीं होगी क्योंकि वो इसके सामने भी इसे रपुंज़ल कह चुका था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उसने घर के अंदर दाखिल होते ही जो फरीज़ा सरअंजाम दिया था वही फरीज़ा लाउंज में दाखिल होकर बाआवाज़ बुलंद पूरा किया था। सारा ज़ोर लफ्ज़ अम्मी पे था। अम्मी वहीं दीवान पर बैठी कुछ उधेड़ने सीने में मसरूफ़ थीं। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम तो कहा, लेकिन साथ ही घुरक कर उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। इसने अगर इनकी आंखों का हुक्म मानना सीखा होता तो ये नौबत ही क्यों आती। वो इत्मीनान से सोफ़े पर बैठ गई, फिर अपने पाँव से मोज़े उतारे और पाँव ऊपर करके गर्दन पीछे की जानिब लटका ली। आज तो बहुत गर्मी है कसम से, ऐसा लगता है हम इंसान नहीं भुने हुए मुर्ग हैं। इसका मुखातिब अभी भी अम्मी ही थी, जबकि वो मुसलसल उसे इशारे करने में मसरूफ़ थी। इसे पानी वानी पिलाओ हलीमा, कितना थक कर आई है। वाकई बहुत गर्मी है बाहर, लेमोनेड बना दो, गर्मी में अच्छी होती है। अब्बा ने इसकी बदतमीज़ी को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए अखबार से नज़रें उठाकर उसे देखते हुए कहा। उसने कोई जवाब दिया न उनकी जानिब देखा।
लीमू ख़त्म हो गए हैं, अम्मी तुनक कर बोली थी, गोया इसकी खिदमत का कोई इरादा नहीं था। चलो अच्छा सलीम से पकड़ के लाता हूँ मैं। अब्बा फ़ौरन उठ खड़े हुए। अम्मी ने सख्त तासुब भरे अंदाज में उसे देखा। वो ऐसे बैठी थी जैसे किसी मुल्क की शहज़ादी हो। अब्बा को किसी गरीब रिश्तेदार की तरह नज़रअंदाज किए रखना उसका मशगला था। कोई ज़रूरत नहीं इतनी सीढ़ियाँ उतरने की, पानी भी अच्छा होता है गर्मी में। जाओ नैना पानी पियो जाकर। पानी नहीं पीना तो रूह अफ़ज़ा बना लो, मौजूद है घर में, आप बैठ जाइए। अम्मी ने इसकी जानिब देखकर कहा। लहजे में कोई रियायत नहीं थी। उसके चेहरे के तासुरात अम्मी के अंदाज़ पर मज़ीद बरहम हुए थे। मेरा भी दिल चाह रहा था कोई ठंडी चीज़ पीने का। ऐसा करो हम दोनों बाप बेटी के लिए रूह अफ़ज़ा बना दो। अब्बा के लहजे में मोहब्बत टपक रही थी। उठो नैना अपने और अब्बा के लिए शरबत बना के लाओ। अम्मी उसी अंदाज में बोली थी। माफ़ कीजिएगा मुझे नहीं पीना कोई लाल शरबत, वो चिढ़ के बोली। नहीं पीना तो ना सही, भाड़ में जाओ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। अम्मी इसके अंदाज से सख्त जुज़बुस हो रही थी, जबकि उसे कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने तुरपाई मुकम्मल करके धागा मुँह से तोड़ते हुए सारा गुस्सा धागे पर निकाला, वरना दिल तो चाह रहा था कि उसको थप्पड़ जड़ देती। मैंने कब कहा है आपसे कि मुझसे भलाई करें? मैंने कुछ मांगा तो नहीं है आपसे जो आप बोलना शुरू हो गई हैं। नहीं पीना मुझे पानी, कोई ज़बरदस्ती है क्या? वो नाक चढ़ा के बोली थी। माफ़ कर दो बीबी, गलती हो गई हमसे, मत पियो पानी, जाओ यहाँ से। और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इतना गुस्सा पीती रहो। अम्मी ने गुस्से से खौलते हुए कहा। अब्बा के सामने इसके ये अंदाज उन्हें परेशान तो करते ही थे, गुस्सा भी दिला देते थे। मुझे तो बस देखते ही आपको गुस्सा आने लगा। आप जैसे मैं कर्ज मांगने आ गई हूँ। 1 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकता कोई बंदा यहाँ। वो तुनक कर उठी और अपना बैग उठाकर धप धप करती कमरे की जानिब बढ़ गई। मोजे और जूते वहीं पड़े रह गए। मत डांटा करो, अब्बा ने धीमी आवाज़ में समझाना चाहा। अम्मी ने अपने दिल का बोझलपन छुपाकर उन्हें देखा, फिर साबका अंदाज में बोली। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? आपके सामने ही है, पानी पीने को ही तो बोला था। बस शुरू हो गई मोहतरमा। इतना भी क्या नखरा कि खुद उठ के पानी भी नहीं पी सकती। इसने आदत ही बना ली है, हर वक्त मिजाज सवा नेज़े पर। समझ जाएगी, बच्ची है। अब्बा अभी भी इसकी हिमायत कर रहे थे। अब की बार तो अम्मी को बहुत ही अफसोस हुआ। बच्ची ही तो नहीं है, बड़ी हो गई है। वो यही कह सकी थी। अब्बा कुछ नहीं बोले। सलीम भाई सूजी है? खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस 10-12 साल के बच्चे ने काउंटर के पीछे उसे देखते हुए सवाल किया था। 1-1:30 बजे का वक्त होगा। इस टाइम दुकान पर रश कम होता था। सारे मोहल्ले की खालाएं बाजियां सलीम की दुकान से रोज़मर्रा के मिर्च मसाले, चावल, सब्ज़ी जैसी चीज़ें लेकर इसके सामने अपने टुकड़े रोकर अपने अपने बावर्ची खानों में दालें बघाड़ने में मसरूफ़ थीं। गर्मियों की दोपहरों का ये आलम उसे बड़ा पसंद था। इस वक्त एक आधा गाहक आ ही जाता था और वो भी छोटी छोटी चीज़ का ख्वाहिशमंद होता था। इन्हें तो वो चुटकी बजाते मतलूबा सामान फराहम कर देता। इसीलिए अभी भी वो आराम से हाथ में कलम थामे और क्लिपबोर्ड पर कागज़ सचाए कुछ लिखने में मसरूफ़ था। जब उसे पुकारा गया, उसने क्लिपबोर्ड साइड पर रखकर व्हीलचेयर के पहियों को घुमाकर खुद को काउंटर के करीब किया। सलीम भाई सूजी है? बच्चे ने फिर पूछा। वो काफ़ी उजलत में था। ऐसा लगता था अम्मा ने स्कूल से आते ही दुकान दौड़ा दिया है। ऐसे गाहक देखकर सलीम की रग्गे ज़राफ़त भड़क उठती थी। अब तो नहीं, हाँ बचपन में बहुत सूजी है। वो कलम कनपट्टी पर रखकर पुरसोज अंदाज में बोला। क्या? बच्चे ने नासमझी के आलम में बोला। हर वो जगह सूजी है जहाँ जहाँ अम्मा की चप्पल पड़ जाया करती थी। कान, गाल, टांग, बाजू, हर जगह बचपन में सूजी है। एक बार तो जालिम अम्मा ने ऐसी चप्पल लहराई कि सीधी आँख पे लगी। इतना सूजी कि लटक कर बाहर उबल पड़ी। क्या सूजी? बच्चा भी इसी मोहल्ले का रहने वाला था। सलीम भाई की आदत उसके लिए नई नहीं थी। नहीं भाई, आँख, वो इत्मीनान से बोला। बच्चे ने खिलखिलाते हुए दांत बाहर निकाले। ओहो सलीम भाई, मैं उस सूजी की बात कर रहा हूँ जिसके हलवे बनाते हैं, इसने वजाहत की। अच्छा अच्छा, तो यूँ बोलो कि हलवे वाली सूजी दरकार है। वो भी मुस्कुराया था। फिर काउंटर के पास पड़ी स्टिक उठाकर दीवार पर लगी कील से लटका बम्बू इसमें फंसा कर नीचे उतारा। फिर व्हील चेयर घुमाकर इस बोरी के करीब ले गया जिसमें सूजी पड़ी थी। मज़े हैं तुम लोगों के, हलवा बना रहे हो आज? ये भी सवाल था। बच्चे ने सर हिलाया। फिर काउंटर से बाहर की तरफ पड़ी खुले मुँह की बोरी में से मुट्ठी भर चने अपनी मुट्ठी में भर लिए। तुम्हारी बाजी का रिजल्ट आया है क्या? पास हो गई मैट्रिक में? उसने फिर पूछा। नहीं तो, बच्चा चने फाँकने में मसरूफ़ था। नानी आ रही हैं? नहीं। बच्चा इस इंटरव्यू से ज़्यादा इन चनों में गर्क था जो इसकी हथेली पे धरे थे। बात सुनो, तुम लोगों के घर कोई नया बहन भाई तो नहीं आ गया? इस सवाल में हैरत और तजस्सुस से ज़्यादा मजाक का आंसर था। बच्चे ने नाक चढ़ा दिया। नहीं सलीम भाई। तो फिर हलवा क्यों बना रहे हो तुम लोग? आज शबरात है क्या? वो अभी भी उसी अंदाज से सवाल कर रहा था। अब्बा की तनख्वाह बढ़ा दी है मालिक ने। अब्बा खुश हैं इसलिए हम हलवा बना रहे हैं। बच्चे ने पूरी बात बताई। सलीम ने खुशी से सर हिला दिया। अरे वाह, मुख्तार भाई की तनख्वाह बढ़ गई है। मेरी तरफ से मुबारकबाद देना और अब्बा से कहना सलीम भाई कह रहे थे दावत बनती है आपकी तरफ। उसने सूजी वाली थैली थमाते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर चेयर पीछे की और थोड़ा सा खुश्क मेवा भी एक छोटी सी थैली में डाल दिया।
ये मेरी तरफ से थोड़ा सा खुश्क मेवा हलवे में डाल देना। बच्ची ने सर हिलाया और अपनी राह हो लिया। सलीम ने काउंटर के दराज में पड़ा रजिस्टर उठाया और इस पर इंदराज करने के लिए रकम को लिखने के लिए कलम ढूंढने लगा, जो एक तरफ रख दिया था। फिर दोबारा कोई सोच आई तो रजिस्टर बंद कर दिया। क्या याद करेंगे आप भी मुख्तार भाई, सूजी भी आपको मुफ्त दी। वो वाकई खुश हुआ था इनकी तनख्वाह में इजाफे का सुनकर। मुख्तार भाई के घराने को वो अरसे से जानता था। सफ़ेद पोश बाल बच्चेदार आदमी था, थोड़ी तनख्वाह, बड़ा कुंबा, और आए दिन की बढ़ती महंगाई के बावजूद सलीम ने उन्हें कभी अल्लाह से शिकवा करते नहीं देखा था। 5 वक्त के नमाजी थे और कभी लेन देन के मामले में कोताही नहीं करते थे। इसके रजिस्टर में उनका खाता हर महीने खुलता था, जिसे महीने की आखिरी तारीख को वो बिना कोई बहस किए चुका देते थे। सलीम इनकी दिल से इज़्ज़त करता था और सच बात यह है कि सलीम की भी पूरे मोहल्ले में बड़ी इज़्ज़त थी। चंद साल पहले की बात थी, वो मैट्रिक का रिज़ल्ट पता करके खुशी खुशी घर वापस आ रहा था जब एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और गाड़ी जुन से भगा ले गया। इर्द गिर्द वाले उठाकर हॉस्पिटल ले गए। कई दिन हॉस्पिटल में रहा और वापस आया तो एक टांग न रही। कहते हैं माजूरी तो मौत से भी बदतर होती है। यही सलीम के साथ हुआ। वो 16 साला बच्चा जो खुशी खुशी कॉलेज में दाखिला लेने का ख्वाब बुन रहा था, अपनी माजूरी से इस कदर जहनी बीमार हुआ कि बिस्तर से लग कर रह गया। खाना सामने रख कर बस सोचता रहता। ना पढ़ने की लगन थी, ना कुछ बात करने की, किसी बात में दिलचस्पी ना लेता। माँ बाप बहन भाई गोद में उठाकर बाथरूम तक ले जाते थे। ज़हीन तालिब इल्म था, आगे पढ़ने की लगन भी थी, लेकिन बैसाखी और व्हीलचेयर को देखकर ही आंखें आंसुओं से भर जाती। सर चकराने लगता और फिर सब फेंक फांक कर औंधा होकर बिस्तर पे गिर जाता। अम्मा कुछ अरसा तो देखती रहीं कि खुद ही संभल जाएगा। इसका हौसला बढ़ाने का हर मुमकिन काम करती रहीं। पानी पर दम करके देती, सूर्य रहमान की तिलावत सुनाती रहती। अखबार में कोई आर्टिकल देखती जो इसके हौसले को बढ़ाने में मावन हो सकता तो वो भी उसे पास बैठकर पढ़कर पूरा सुनाती। टीवी पर देखा था कि ऐसे मरीजों के लिए तन्हाई से में कातिल साबित होती है, सो घर में अकेला पड़ा रहकर मज़ीद बीमार हो, ये सोचकर उसे सरे शाम घर की बैठक का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ कुर्सी पर बिठा देती कि आते जाते लोगों से मिलता जुलता रहे। सरकारी अस्पताल वालों ने भी महीने में 3 दफ़ा फिजियोथेरेपी के लिए लाने को बोल रखा था कि लंगड़ा ही सही मगर कुछ अरसे बाद चलने के काबिल हो सके। वहाँ फिर ले जाती थी। फिर वहीं एक नफ्सियाती बीमारी के डॉक्टर से वक्त लिया कि इसका कुछ नफ्सियाती इलाज हो सके, लेकिन कोई बेहतरी न हुई। टांग ने नहीं चलना था सो ना चली। सलीम दिन ब दिन मज़ीद ज़ूद रंज होता चला गया। भाइयों को घर से बाहर अंदर अपनी मर्ज़ी से आते जाते देखता तो मज़ीद टिस्पे बहाने लगता। अपनी किस्मत को कोसता नमाज रोज़े से दूर हो ही गया था। मज़ीद कुदरत को दोष दे देकर हलकान होता रहता। फिर अम्मा को समझ में आ गई कि ये मम्मी डैडी चौंचले इन्हें और इनके ख़ानदान को रास नहीं आ सकते। सो उन्होंने खुद ही एक मस्बत कदम उठाने की सोची। अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर स्टोर रूम साफ़ करके वहाँ बाहर गली में खुलने वाली खिड़की बनवाई। इसके आगे लकड़ी का काउंटर, पिछली दीवार पर 2 शेल्फ बनवाए और सलीम को बच्चों की गोलियां, टॉफ़ियाँ, लॉलीपॉप, चिप्स, पापड़, डब्बे वाले जूस और ऐसे ही अलम कलम देकर छोड़ दिया कि बेचोगे तो खाओगे वरना भूखे मर जाओगे। हालांकि अब्बा की तनख्वाह इतनी भी कम नहीं थी कि बेटे को कम उम्री में ही दुकान पर बैठा देते, लेकिन अम्मा को इसके लिए यही बेहतर लगा और इस वक्त वाकई अच्छा फ़र्क पड़ा। छोटा सा मोहल्ला था जिसके आगे आखिर में बंद करी थी। ऐसी कोई दुकान नज़दीक थी भी नहीं, सो मोहल्ले के बच्चों ने पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा। अम्मा ने हर वैरायटी का पापड़ और गोलियां, टॉफ़ियाँ डलवा दी थी, सो बच्चे भी टूट पड़े। पहले महीने में ही स्टोर में की गई सारी तोड़ फोड़ के पैसे वसूल हो गए। इब्तिदा में बच्चे ही आते रहे, फिर किसी के मशवरे पर अम्मा ने ज़रूरी मिर्च मसाले और दालें भी दुकान में भर दी। पहले बच्चे आते थे, फिर बड़े भी आने लगे। दुकान के माल में भी इजाफा होने लगा। सलीम के आसपास भी रौनक रहने लगी। लोग आते, इसके गम की कहानी सुनते और अपने किस्से ज़्यादा सुनाते, जिससे उसे हौसला मिलने लगता कि दुनिया में वो अकेला गमगीन नहीं है। दुनिया लुखों से और दुखों से भरी पड़ी है। वो अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलने लगा। इसके इर्द गिर्द सन्नाटे छटने लगे। वो दुकान इतनी बढ़ी कि वो 2 साल के अरसे में इसने खुश्क चीज़ों के साथ साथ सब्जियां भी रख लीं और फिर कुछ अरसे बाद रंगीन धागे, सुइयाँ और कपड़ों पर लगाने वाले लेस, बटन, फीते भी सजा लिए। अम्मा के टोकने पर इसने प्राइवेट इंटर भी कर लिया। BA की किताबें भी ले रखी थी, लेकिन अभी तक मुकम्मल किया नहीं था। मगर इससे ज़्यादा मुतमईन और खुश इंसान इस पूरे मोहल्ले में नज़र नहीं आता था। हर एक के साथ हंसी मजाक, छेड़छाड़ इसकी आदत थी। वो बड़ों और बच्चों सब में यकसा मकबूल था। वो पुरानी वाली गमकीन कैफियत जैसे एक डरावना ख्वाब थी जो आँख खुलने पर ख़त्म हो गया। वो अपनी मुतमईन हालत का सारा क्रेडिट अपनी माँ के बाद मोहल्ले वालों को देता था, जिन्होंने इसकी दुकान को चलाने में इसकी भरपूर मदद की थी। ये दुकान इसके लिए सिर्फ रिस्क कमाने की जगह नहीं थी, बल्कि इसका एतमाद था, इसका हौसला थी। तो फिर ऐसे मोहल्ले वालों को वो क्यों ना याद रखता। क्या पका है, इसने जरी से पूछा। वो पुराना सा मुंह बनाकर न जाने क्या मुंह पे लेप के दीवान पर लेटी थी। आँखों के अलावा पूरा चेहरा जर्द हो रहा था। आलू मटर गाजर,
वो बिदबिदा के बोली, मुबादा ज़्यादा आवाज़ निकली तो चेहरा बिगड़ जाएगा, इसका मुंह सब्ज़ी के नाम पर ही बन गया। आज फिर सब्ज़ी? चिढ़कर बोली। रायता और सलाद भी है, ज़रीन ने बताना ज़रूरी समझा। हाँ, रायता और सलाद भी है। उसने बहन की नकल उतारी, फिर इसके पास दीवान पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी ऑन करते हुए बोली, रायता और सलाद है, आलू मटर गाजर चिकन कोरमा नहीं बन जाएंगे? कोहिजे दूल्हे के साथ 200 सोटेड बूटेड बाराती भी आ जाएं तब भी कोजा दूल्हा कोजा ही रहता है। वो टीवी के सामने पड़े सोफे पे बैठ गई थी। अम्मी शायद नमाज़ पढ़ रही थी। अब्बा तो इस वक्त वैसे भी दुकान पर चले जाया करते थे। उसने टीवी का वॉल्यूम कम किया और चैनल सर्फिंग में मसरूफ़ हो गई। ज़री, अब चाय ही पिला दो या ऐसे ही भूत बंगला बन के बैठी रहोगी? इंतहाई लाड से बहन से फरमाइश की थी। जब अब्बा घर पे नहीं होते तो इसका मिजाज भी इतना गर्म नहीं होता था, और ये बात ज़री और अम्मी दोनों ही जानती थी। ज़री ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन इरादा तर्क करके उठ बैठी। इसके मिजाज का पता ही नहीं चलता था। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा वाला हिसाब था। कोई अंदाज़ा हो पाता था कि कब गुस्से वाली बात करेगी और कब गुस्से से बात करेगी। ज़री का मिजाज भी आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, तो आराम से चाय बनाने के इरादे से उठकर बाथरूम की सिमत चल दी, ताकि पहले मुँह हाथ धो सके। चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए, जिसको खाकर मैं तुम्हें दुआ दे सकूं कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस मेहनत को कबूल फरमाए, और ये जो तुम इतनी लेपा पोती करके अपना बूथा चमकाती रहती हो ना, इसकी झूठी तारीफ़ें करने वाला कोई अहमक जल्द से जल्द तुम्हें मिल जाए। बोलो आमीन। निगाहों का मरकज़ अभी भी टीवी था। इसने अम्मी को आता नहीं देखा था। कितना बोलती हो नैना, और क्या क्या बोलती रहती हो? असर का वक्त है, कोई अच्छी दुआ दो बहन को। अम्मी हाथ में तस्बीह लिए इसके पास आ बैठी थी। इसने वही बेजार कुन शक्ल बनाई जो इसका ट्रेडमार्क बन गई थी। उसे टोके जाने से चिढ़ थी। अम्मी, आपको कभी मेरी कोई बात अच्छी लगी भी है? मैंने पहले कभी कोई अच्छी दुआ दी है किसी को जो अब दूंगी? अम्मी ने दुख भरी सांस भरी। अब आप इतना भी रंजीदा ना हो। अल्लाह को मुझसे बस इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि आपको। मेरी दुआओं की अर्जियाँ तो फरिश्ते भी डस्टबिन में डाल देते होंगे। वो जहरखंद अंदाज में बोली थी। मैं क्या कहूँ अब तुमसे? किस तरह तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? जिसे अल्लाह की मोहब्बत पर ही यकीन ना हो, वो माँ की मोहब्बत को क्या खाक समझेगी? अल्लाह ही समझाएगा तुम्हें। अम्मी तस्बीह के दाने गिरा रही थी। इसने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर उन्हें देखा। अब भी असर का वक्त ही है और आप मुझे बदवाएं देने लगी हैं? अम्मी, आपने मुझे वाकई किसी मस्जिद के अहाते में पड़े झूले में से उठाया था ना? इतनी मोहब्बत करेंगी आप मुझसे? नैना, तू क्यों करती है ऐसी बातें? तुझे ज़रा ख्याल नहीं आता ना तेरी माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? अम्मी आबदीदा हो गई। इसने किन अखियों से उन्हें देखा, फिर दिल ही दिल में ख़ुद को कोसा। अब्बा से जितनी भी नाला और मुतनफ़र सही, लेकिन वो एक बात हतमी थी कि अम्मी से उसे बहुत मोहब्बत थी। लेकिन वो इन बदकिस्मत लोगों में से थी जिन्हें मोहब्बत का मुज़ाहरा करना आता ही नहीं था। वो चाहते हुए भी कभी ज़ाहिर नहीं कर पाती थी कि इसके दिल में क्या है। इसकी ज़बान बेहद कड़वी थी और अम्मी के आंसू से इस बात का मुकम्मल एहसास उसे हो जाता था कि इसके नाम का पूरा असर था इसकी शख्सियत पर। वो फूल का जिक्र भी करती तो इसके प्यारों को 2 कांटों की तरह चुभते थे। अच्छा बाबा, सॉरी, अब मुझे गुनाहगार करेंगे क्या ऐसी शक्ल बनाकर? मुस्कुराएं अम्मी, आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। वो इसकी जानिब देखे बिना बोल रही थी। दिल में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर इनके गले लग जाती। ज़री देखो, अम्मी भी आलू मटर गाजर नहीं खाना चाहती। इनका मूड भी ऑफ हो गया है आलू मटर और गाजर का नाम सुन के। खुदारा, अब तो तुम्हारे लिए कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बना दो। वो इस अंदाज से बोली थी कि ज़री तब कर रह गई। पकौड़े बना रही हूँ नैना, ज़री ने किचन से आवाज़ लगाई। ओ जियो मेरी शेरनी, अल्लाह तुम्हें चांद सा दूल्हा दे। वो अब हंस हंस कर बातें कर रही थी और मकसद सिर्फ इतना था कि अम्मी का जो दिल दुखाया था इसका मदावा कर सके। अब तो ठीक दुआ दी है ना मैंने आपकी लाडो रानी को, अब तो हंस दें। वो इसकी जाने पुश्त किए बैठी थी। अम्मी ने तासुफ से उसे देखा। वही नहीं, तुम भी मेरी लाडो रानी हो, बल्कि तुम तो ज़्यादा लाडो हो क्योंकि तुम छोटी हो। ज़री से ज़्यादा तो तुमसे मोहब्बत है मुझे। रहने दें अम्मी, मसाजिद के हाथों से उठाए हुए बच्चों से कौन मोहब्बत करता है? हमारी क्या औकात कि हम ज़री बीबी का मुकाबला करें। वो अभी भी कड़वी बातें मीठे मीठे लहजे में कर रही थी। अम्मी इसके अंदाज पे मुस्कुराई। ये बात बचपन में उसे एक बार उन्होंने बताई थी। जब इसने पूछा कि मैं कैसे पैदा हुई, तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हें कोई मस्जिद में छोड़ गया था, तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें वहाँ से उठा ले आए। अब भी तो हंस बोल रही हो ना, अब्बा के सामने भी ऐसे ही हंस बोल रिया करो। वो बहुत महसूस करते हैं कि तुम इन्हें इग्नोर करती हो, इन्हें पसंद नहीं करती। आज भी तुमने मुझे सलाम किया, हालांकि वो वहीं बैठे थे, लेकिन उन्हें सलाम तक तो किया, तुमने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी बेटी, बाप हैं वो तुम्हारे, बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। अम्मी उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। इसके माथे की तेवरियां बढ़ने लगीं, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। मुझे क्या बता रही हैं आप? जानती हूँ मैं कि अब्बा बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। आप छोड़ें इन बातों को। ज़री पकौड़े ले भी आ अल्लाह की बंदी, अब क्या मिन्नतें करवाएगी? वो चिल्ला के बोली थी। दिल जैसे बुझ सा गया था, आंखों में मिर्चें भरने लगी थी। अम्मी
जब भी उसे अब्बा की मोहब्बत का एहसास दिलाती थी, इसके साथ ऐसा ही होता था। अम्मी ने ठंडी लंबी गहरी सांस भरी। वो अपने आप को इस बेटी के मामले में बेहद लाचार महसूस करती थी। सोफिया ने दीवार गिर सुनहरी क्लॉक की तरफ देखते हुए जैसे खुद को बताया था कि अभी 11:15 हो रहे हैं। सारा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। बीबी जान तो नमाज इशा के बाद ही अपने कमरे में चली जाया करती थी, जबकि मुलाजमीन को भी 10 बजे के बाद बगैर इजाज़त घर के अंदर आने की ममानियत थी। एक आपा रहमत ही थी जो अपनी मर्ज़ी से अंदर बाहर जा सकती थी, लेकिन वो बीबी जान की ख़ास मुलाजमा थी और सारे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाती थी। अब तो वो भी सो चुकी थी। सोफिया के दिल को अजीब सा धड़का लगा हुआ था। वो 2 महीने की दुल्हन थी और घर की इकलौती बहू होने के बायस कुछ ज़्यादा ही दुल्हन थी। बीबी जान ने अब तक उससे मीठा तक नहीं बनवाया था, इसीलिए सोफिया अभी तक घर के फ़ाल रुकन के तौर पर मुतारिफ़ नहीं हुई थी। वैसे भी घर में मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र मौज जो थी। बीबी जान सोफिया को पानी पीने के लिए भी खुद से हिलने नहीं देती थी। तुम अभी नई नई भी आता हो बेटी, तुम्हारे हाथ की मेहंदी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। वो इसकी जानिब देखकर यही नसीहत करती थी। पहले पहल सोफिया को इस सूरत हाल में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो सुबह उठकर कामदानी जोड़ा जेब तन करती थी, जेवरात पहनती और मेकअप करके बीबी जान के हमरा घर के हॉल में बैठ जाया करती। मिलने मिलाने वालियाँ आ रही थीं और बीबी जान चाहती थी कि कोई ये ना कहे कि वो अच्छी बहू उन्हें ढूंढ कर नहीं लाई। सोफिया के अपने घर में इसकी भाई बहनों के या भाभीयों के ऐसे ठाट नहीं थे। सारे ख़ानदान में ही ऐसा रिवाज था कि नई दुल्हनें 1-1.5 हफ्ते में मीठा बनाकर किचन में जिम्मेदारियां निभाने आ जाती थी। कामदानी जोड़े और जेवरात दावतों में पहनने के लिए संभाल लिए जाते थे, जबकि यहाँ बीबी जान जो ढेरों जोड़े भरी में लाई थी वही पूरे नहीं हो रहे थे। सोफिया अपनी किस्मत पर न सिर्फ नाज़ा थी बल्कि शुक्र अदा करती भी नहीं थकती थी। इसके पूरे ख़ानदान में उसे खुशकिस्मती की अलामती मिसाल बना दिया गया था। हर खाला फुप्पी इसी के ससुराल के गुण गाती नहीं थकती थी कि ससुराल हो तो सोफिया के जैसा भाई। सोफिया की तो किस्मत खुल गई। किस्मत खुलने की बातें तो वो तब से ही सुन रही थी जब इसकी निस्बत काशिफ निसार के साथ तय हुई थी। दरअसल वो सारे घर में ज़रा दबती हुई रंगत की मालिक थी। बाकी बहनें रंग रूप में अम्मा पर पड़ी थीं, जबकि वो बाकी जैसी थी। लेकिन अम्मा ने सब बेटियों की तरबियत एक सी की थी। कोई किसी को यह एहसास नहीं दिलाता था कि गोरा रंग होना किसी एजाज़ की बात है। ये इनके घर में एक आम सी बात मानी जाती थी। इसी हिसाब से देखा जाता तो सोफिया सारी बहनों में सबसे ज़्यादा अच्छी थी। मैट्रिक पास थी, सिलाई कढ़ाई के फ़न में यकता, खाने पकाने के हुनर से मुकम्मल तौर पे आशना, सीरत व अखलाक में आला। इस ज़माने में लोग लड़कियों बालियों को इन्हीं खसूसियात से परखा जांचा करते थे। चाहे इसके लिए ख़ुद से बेड कवर्स काटना, कमीज़ों पर गोटे किनारी लगाना, टीकुजियाँ सीना, 2 सूती की सीनरियाँ बनाना लड़कियों के पसंदीदा मशागिल में शामिल था। ख़ानदान की लड़कियाँ जिस घर में इकट्ठा होती, इस घर की लड़कियों के ऐसे शाहकार फन पारे खोल खोल कर ज़रूर देखे जाते थे, सराहे जाते थे और नकल करने के लिए मांगे भी जाते थे। सोफिया का इन बातों की बुनियाद पर हमेशा सराहा जाना एक अलग बात नहीं था, लेकिन काशिफ निसार से निस्बत के बाद उसे खुद भी अपने आप पर फ़ख्र महसूस होता था। काशिफ निसार न सिर्फ एक खाते पीते घराने का इकलौता चश्मो चिराग था, बल्कि शहर के पौश इलाके में बड़ी सी कोठी चलते हुए अच्छे कारोबार का इकलौता वारिस और फिर सबसे बढ़कर वजाहत का आला शाहकार था, जिसने भी काशिफ को देखा सोफिया की किस्मत पर रश्क किया। निस्बत तय हो जाने के बाद घर के सारे बाकी समधियों की तरह काशिफ की इन लार्ज तस्वीर भी सुनहरे फ्रेम में सजाकर बैठक की दीवार की शीशे की अलमारी में सजा दी गई। इस तस्वीर की बात ही अलग थी। हर आने वाला मेहमान इन तस्वीरों को देखता, नजरें काशिफ की तस्वीर पर टिकाता और यह ज़रूर सवाल करता, ये सोफिया वाला है ना? इस बात पर जहाँ सोफिया शर्माती वहीं दिल ही दिल में माशाल्लाह भी कहती। सारे ख़ानदान में इतना वजीह लड़का किसी का भी नहीं था। उसे बहुत फ़ख्र महसूस होता अपनी अम्मा के घर, तो उसे ये एहसास भी ना हुआ था कि जिस बात पर वो फ़ख्र कर रही है यही इसके दिल का सबसे बड़ा वसवसा बन के रह जाएगा। ये एहसास तो शादी के अव्वल रोज़ में ही हो गया था, जब ससुराल वाली साइड की बेशतर औरतों ने कहा कि दूल्हा तो बहुत शानदार है, दुल्हन बस ठीक ही है। काशिफ की मुँहफट बेतकल्लुफ़ कज़नों ने तो यहाँ तक कह डाला, काशिफ भाई हम पल्ला दुल्हन नहीं मिली थी क्या? खुद से ज़्यादा खूबसूरत बीवी ले आते तो आपके नंबर कम हो जाते ना, इसीलिए भाभी अपने से कम खूबसूरत ढूंढी है आपने। सोफिया एक दिन की बेहाता थी, चुपचाप सुनती रही, लेकिन दिल टूट सा गया। अगरचे काशिफ का वालेहाना मोहब्बत भरा अंदाज़ हर वहम व वसवसे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी इसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो काशिफ से शक्ल और शख्सियत में कम है। एक रोज़ इसने बातों बातों में काशिफ से कह भी दिया, आपका खूबसूरत लड़कियों के लिए कमी तो नहीं थी, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? इसका ख्याल था कि काशिफ उसे सराहेगा और उस दुनिया की खूबसूरत औरत करार देकर इसकी मोहब्बत के गुन गाएगा, लेकिन वो हंस के बोला, मुझे ज़िंदगी में कभी खूबसूरत औरत से शादी करनी ही नहीं थी।
खूबसूरत औरत की अलग ही दुकानदारी होती है, अपनी ज़ात का ज़ौम, हर बात में नखरा ज़िद, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। ये सब चीज़ें तो महबूबा की ज़ात तक बर्दाश्त होती हैं। महबूबा सदा ज़िंदगी नहीं होती। मैं बीवी और महबूबा में फ़र्क रखने का कायल हूँ। मुझे तो तुम्हारे जैसी ही बीवी चाहिए थी। काशिफ ने अगरचे जुमले के आखिर में इसकी दिलजोई का सारा सामान रख दिया था, लेकिन सोफिया का दिल बुझ सा गया था। शादी के 2 महीने तक चंद मज़ीद परेशान कुन बातें हुईं। काशिफ ख़ानदान की औरतों में बेहद मकबूल था। ख़ानदान की हर अल्हड़ मुटियार घर में दाखिल होते ही सबसे पहले काशिफ भाई के पास हाजिरी लगवाती थी। काशिफ भी साथ मिलकर खूब हंसी मजाक करता, हाथों पर हाथ मारकर ठट्ठे लगाए जाते। यही हाल दोस्त अहबाब का भी था। दोस्तों की बीवियां भी कज़न्स की तरह बेतकल्लुफ़ थी। सोफिया को ये सब चीज़ें नागवार गुजरती थी। इनके घर का माहौल किसी हद तक मजहबी था, ऐसी बातें मायूब समझी जाती थी, इसीलिए उसे मज़ीद बेचैनी होने लगती। लेकिन काशिफ के लिए ये आम सी बातें थी। वो इन सब चीज़ों का आम से अंदाज में लेता था। सोफिया ये नहीं कह सकती थी कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पहले ही चंद एक बातों में काशिफ उसे बावर करवा चुका था कि मैके को भूल जाओ और अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ, तुम एक रईस आदमी की बीवी हो। सोफिया दिल में सोच के रह जाती। अब भी यही हुआ था। काशिफ खाने के वक्त घर से निकल ये कहकर निकला था कि तुम तैयार हो, हम खाना बाहर खाएंगे। सोफिया को क्या तैयारी करनी थी, वो पहले से ही नक्सुक से तैयार थी, लेकिन चूंकि शोहर कह के गया था, सो इसने कपड़े बदल कर मेकअप भी कर लिया, लेकिन काशिफ नहीं आया। फिर 9 बजे के करीब उसका फ़ोन आ गया। मैं मजीद के घर पे हूँ, बस 5 मिनट में चाय पी के आ रहा हूँ। सोफिया को काशिफ के दोस्तों में मजीद भाई और उनकी अहलिया सबसे बुरे लगते थे। आदमी था तो मुंह में पान दबाए बैठे रहता, जबकि बीवी किसी फिल्मी हीरोइन की तरह काशिफ के सर पे मंडलाती रहती। वो खूबसूरत भी बहुत थी, अदाकारा मुमताज़ से मिलती जुलती थी। सोफिया से जब पहली बार मिलने आई तब भी, और जब इनकी दावत की तब भी भड़कते रंग की मैक्सी में मलबूस, जुल्फ़े पुष्प पे गिराया, आसपास खुशबुएं बिखेरती। इसने काशिफ के फ़ोन के बाद सोफिया का दिल जल जल के खाक हुआ जा रहा था, और मरे पर 100 धुर्रे के उससे ताख़ीर भी हो गई। इन्हीं सोचों में उलझी बैठी थी जब गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमरे की खिड़की से नज़र बाहर पड़ी नहीं थी, इसलिए कमरे से बाहर निकल आई। फिर सीढ़ियों की ग्रिल के करीब आकर नीचे झांका। चंद मिनट बाद काशिफ की शक्ल नजर आई। इसने सुकून का सांस लिया, फिर फ़ौरन कमरे के अंदर चली गई ताकि नाराज़गी का इजहार कर सके। अरे तुम अब तक जाग रही हो? काशिफ ने उसे देखते ही पहला जुमला यही अदा किया था। उसका दिल जल के मजीद खाक हो गया। अब जो बाहर थे, अब तक कैसे सो सकती थी मैं? वो इतलाकर बोली। पूरी उम्मीद थी कि शौहर आगे बढ़कर उसे मनाने का सामान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा, मेरा इंतज़ार मत किया करो, सो जाया करो, मेरे घर आने के औकात मुकर्रर ही नहीं है। वो घड़ी और टाई उतारता बाथरूम में घुस गया। सोफिया का नाजुक दिल लर्जा, फिर पलकों से आंसू फिसल कर गालों पर आ गई। ये न चता सकी कि फिर खाना बाहर खाने क्यों नहीं गए, और क्यों भूल के गए थे कि हम खाना बाहर खाएंगे। बेदिले से उठी और ज्वेलरी उतारने लगी। काशिफ आरामदाह कपड़ों में मलबूस बिस्तर पे आ बैठा। आपने टेलीफोन पे कहा था आप चाय पी के आ रहे हैं। इसकी जानिब देखे बिना शिकवा क्या? हाँ, इरादा तो यही था, मगर हबीबा ने इसरार करके खाने की मेज़ पर बिठा दिया। क्या मज़ेदार कोफ्ते और ट्राइफल बना रखा था। मुझसे भी रहा नहीं गया, इसलिए खाना खाने में घंटा मसीद लग गया। बहुत जायका है हबीबा के हाथ में। तुम इनसे ट्राइफल बनाना तो ज़रूर सीख लो। तुमने अब तक तो मुझे अपने हाथ से कुछ बना के खिलाया ही नहीं। वो सरहाना दुरुस्त करते हुए इसकी तबीयत भी दुरुस्त कर रहा था। सोफिया कुछ नहीं बोली। अब बोलने को कुछ रह ही नहीं गया था। वो मज़ीद रोने के लिए बाथरूम में घुस गई। हबीबा का नाम इसने दिल ही दिल में दिया सलाई रख दिया था, जो इसके दिल को जलाने के काम आती थी। वो एक खूबसूरत औरत है, बीबी जान ने उसे देखते ही मोहब्बत भरे लहजे में कहा। ज़िंदगी ऐसी औरत के लिए इस जुमले से शुरू होकर इस जुमले पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर ख़ुद इसके लिए हुस्न एक इमाम ज़ामिन बन जाता है। वो समझती है जहाँ जाएगी छा जाएगी, सबको तस्खीर कर लेगी, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ उसे प्लेट में रख कर दे दिया जाएगा। औरत हसीन और इससे अपने हुस्न का ज़ौम हो तो फिर ऐसी औरत मर्द के दिल पर चढ़ नहीं पाती, क्योंकि मर्द के लिए औरत का हुस्न तब तक अहम होता है जब तक कि वो इसकी पहुँच में नहीं होता। जिस औरत को वो पा लेता है, फिर इसके लिए वो औरत तो रहती है, लेकिन वो अहम नहीं रहती और ख़ूबसूरत भी नहीं रहती। इसीलिए औरतें आम शक्ल सूरत की होती हैं ना, यकीन करो वो ज़्यादा पियामन भाती हैं, क्योंकि इनकी शख्सियत का इसरार मर्द के लिए इनकी कशिश को कभी ख़त्म नहीं होने देता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? उन्होंने मज़ीद मोहब्बत भरे लहजे में उसे कहा। वो सुबह से बुझी बुझी सी नज़र आ रही थी। बीबी जान के पूछने पर इसने भीगी आंखों के साथ बता दिया कि वो हबीबा जैसी औरतों से खाइफ है। मैंने तुम्हें बहुत चुनकर अपने बेटे के लिए पसंद किया है। तुम्हें अल्लाह ने बहुत प्यारी शक्ल दी है, लेकिन तुम्हारे अंदाज इससे भी ज़्यादा प्यारे हैं। तुम पहली नज़र में ही मुझे भा गई थी। मुझे ऐसी ही बहू की ज़रूरत थी जो सलीकामंद भी हो, खुश अखलाक भी, मिलनसार भी। ऐसी औरत घर तोड़ने से ज़्यादा घर बनाने पर यकीन रखती है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस घर को हमेशा जोड़ के रखोगी। तुम्हारी कोई नंद भावज नहीं है, तुम ही इस सारे घर की मालिक हो। इस घर में जो भी है वो सब तुम्हारे शौहर का है, और जो तुम्हारे शौहर का है वो तुम्हारा भी है। बस इतना ध्यान रहे कि तुम्हारा शौहर लापरवाह और शाखर्च वाक़ई हुआ है। इकलौतेपन की बहुत सी खराबियाँ इसके अंदर बदरजा तो मौजूद हैं। हबीबा भी
उसके पीछे पड़ी रहती है और उस जैसी और बहुत सी औरतें तुम्हें उसके इर्द गिर्द नज़र आएंगी जो थोड़े से माली मफाद की खातिर अपने मकाम से गिरने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन तुम इसकी शरीक हयात हो। तुम्हारा इस पर हक है, इसीलिए हक के साथ इसकी ज़िंदगी में रहो। ये वहम मत करो कि तुम खूबसूरत नहीं, तुम्हारा दर्जा और मकाम किसी भी बाहर वाली खूबसूरत औरत से ज़्यादा है। इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने उसे कैसे अपना बना कर रखना है, कैसे उसे सीधी राह पे रखना है, उसे कैसे अपने हक में बेहतर करना है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बीबी जान ने उसे इसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन सबक पढ़ाया था। काशिफ निसार को समझने का फार्मूला सिखा रही थी वो उसे। यह अंग्रेज़ी का कोई मुश्किल जुमला नहीं था जिसे वो रट रट कर याद कर लेती। ये तो अलजबरा था जिसकी उसे स्कूल में भी समझ नहीं आती थी। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।